हाँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बी फार्मा 5th सेमेस्टर 3rd ईयर की बात चल रही थी। पहली यूनिट का आधा पार्ट 7 लेक्चर्स में ख़त्म हुआ है और एक सिंथेसिस का लेक्चर भी है। तो 8वां लेक्चर लेके आ रहा हूँ मैं। एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स जो हैं वो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत तेज़ी से भागेंगे, दौड़ लगाएंगे अच्छी वाली, और ख़त्म करेंगे यूनिट। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको एंटी नियोप्लास्टिक का मतलब समझना पड़ेगा, तो एंटी नियोप्लास्टिक का मतलब जो नियोप्लास्टिक के अगेंस्ट हो, एंटी हो। ठीक है, तो ये उसका टर्म हो गया। तो अब आपको अगर मुझसे लड़ना है तो पहले मेरे बारे में पता करना पड़ेगा ना, कि मेरी हाइट कितनी है, मेरी एज कितनी है, मैं कितनी कैपेसिटी रखता हूँ, क्या खाता हूँ, मैं हूँ कौन। तो आपको इसी तरह पहले नियोप्लास्टिक के बारे में पता करना पड़ेगा। नियोप्लास्टिक का मतलब है कैंसर, इन्हें एंटी कैंसरस ड्रग्स भी बोलते हैं। तो आपको पहले कैंसर के बारे में चीज़ें पता करनी पड़ेंगी, तब आप उसके अगेंस्ट में उससे लड़ पाएंगे, उसे ट्रीट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये लेक्चर हमारा कैंसर पे ही होगा ज़्यादा। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर आज स्टार्ट। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और चूँकि बहुत ट्रिकी और बहुत ईजी में पढ़ाता हूँ मैं। सबसे पहला टर्म आता है नियोप्लाज्म। व्हाट इज़ नियोप्लाज्म? तो नियोप्लाज्म या कैंसर और ट्यूमर इज डिफाइंड एज द ग्रोथ ऑफ मास ऑफ एबनॉर्मल टिश्यू फॉर्म ड्यू टू एक्सेसिव ऑटोनोमस एंड अनकोऑर्डिनेट सेल प्रोलिफरेशन। अच्छा, ये बताइए कि मान लीजिए एक कमरा था जिसकी कैपेसिटी थे 50 लोग वहाँ बैठ सकते हैं। अगर आप वहाँ 500 लोग बैठा दें तो क्या होगा? बेसिक सी बात है, या तो कमरा फटेगा या लोगों को प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो कमरा अगर मान लीजिए बना होगा सिंपल तो ठीक है, वरना लोगों को कष्ट होगा। तो ये वो लोग जो हैं वो एक सोसाइटी के बने हुए, तो सोसाइटी को कष्ट होगा। अब ये टर्म मैंने क्यों यूज़ किए? ये इसलिए यूज़ किए कि वो लोग हैं आपकी सेल्स और सोसाइटी हैं आप। ठीक है, तो अगर आपकी एक जगह पे 4 सेल्स बननी थी और वहाँ 40 बन जाएँ, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो जाए, तो आपको प्रॉब्लम होगी ही होगी। ठीक है, तो दैट इज़ है नियोप्लाज्म। ठीक है, दिस फिनोमेना अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ लॉस ऑफ कंट्रोल मैकेनिज्म ऑफ सेल एंड एबनॉर्मलिटी इन क्रोमोसोम ऑफ म्यूटेशन इन डीएनए। ये इन 2-3 वजहों से होता है। इन टर्म नियोप्लाज्म मीन्स न्यू ग्रोथ, न्यू तो न्यू माने न्यू। ठीक है, नई ग्रोथ एंड द प्रोसेस ऑफ सेल प्रोलिफरेशन। ठीक है, इज कॉल्ड नियोप्लेसिया। तो आपको नियोप्लाज्म पता चल गया, नियोप्लेसिया पता चल गया, क्यों होता है ये भी पता लग गया। ठीक है, अब कैंसर आपको वैसे भी पता है, ऊपर बताया मैंने आपको। अनकंट्रोल्ड proliferation of cell is called cancer. तो कैंसर इज अ डिजीज इन विच अनकंट्रोल्ड proliferation of cell take place and tumor and drugs which is given to treat the कैंसर, दिस इज़ कॉल्ड एंटी नियोप्लास्टिक। पहले आपको बताया, लेकिन ये आपके नोट्स पर्पज से ठीक है, इसलिए आपको दे रहा हूँ। ड्यू टू कैंसर द पेशेंट बिकम्स प्रोग्रेसिवली वीक बिकॉज द न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन एंड डिफरेंट सप्लीमेंट्स ऑफ ब्लड फ्रॉम ब्लड, मतलब ब्लड से क्या है, गोज़ टू द कैंसर सेल। अब मान लीजिए ऐसा है कि अगर कहीं 4 सेल्स होंगी और कहीं 40, तो 40 को ज़्यादा चाहिए मटेरियल, तो 40 सेल खींच लेंगी, तो बाकी 4 को नहीं मिल पाएगा। एंटिल अदर सेल लेस अमाउंट रीच। मान लीजिए एक घर में 2 परिवार थे। ठीक है, एक परिवार में 2 बच्चे थे, दूसरे में 4 थे। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि सोचा ये गया कि 4 लोग जो हैं इन्हें ज़्यादा मटेरियल दिया जाए, चूँकि ये 4 हैं, और बाकी 2 लोग जो हैं इन्हें कम दिया जाए। तो वो जो 2 लोग थे वो धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे, और वो जो 4 लोग थे वो तो वैसे ही परेशान हैं ही, 4 हैं पहली चीज़, उन्हें वैसे भी ज़्यादा मटेरियल मिलेगा, तो ये 2 लोग परेशान हो जाएंगे। इसी तरह आपकी बॉडी का हाल है। कैंसरस सेल क्या होती हैं, डिवाइड भी हो रही होती हैं साथ में, तो उन्हें ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए, और खाना पीना तो चाहिए ही चाहिए। तो बाकी जो आपकी सेल्स होती हैं उन्हें प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि कैंसरस पेशेंट बहुत पतला हो जाता है। ठीक है, बहुत कमज़ोरी आ जाती है उसके अंदर, वो कोई काम नहीं कर पाता। पतला से मतलब देखने में पतला नहीं हो सकता, देखने में तो मोटा हो, लेकिन उसके अंदर एनर्जी ख़त्म हो जाती है, वो इसी वजह से। कॉजेज़ क्या हैं, तो मैंने आपको बताया था ऊपर भी, और यहाँ भी कुछ चीज़ें हैं। एक्सपोजर ऑफ कार्सिनोजेनिक केमिकल्स एंड रेडिएशन भी है। जेनेटिक क्रोमोसोम, जेनेटिक एंजाइम्स, लाइफस्टाइल भी आपका होता है, क्योंकि कई लोग एग्ज़ाम उस पर क्या बोलते हैं, टीवी पे प्रचार आता है, सिगरेट से कैंसर होता है, तम्बाकू से कैंसर होता है, तो ये भी एक तरीका है। हैबिटेट, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, सेक्सुअल हैबिट। तो और ऑक्यूपेशन, मान लीजिए आप किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जहाँ ऐसी चीज़ें बनाई जाती हैं जो कार्सिनोजेनिक हैं, तो वो भी एक तरीका है। और वायरस से भी कैंसर होता है, ये भी देखा गया है। ठीक है,
अब टाइप्स ऑफ कैंसर की बात करें तो 4 तरह का होता है बेसिकली, कार्सिनोमा, सार्कोमा, ल्यूकीमिया, लिम्फोमा। तो कार्सिनेमिया जो है वो बिगिंस इन द स्किन और इन द टिश्यू दैट लाइन और कवर इंटरनल ऑर्गन्स। ठीक है, तो स्टार्ट होता है कहाँ से, स्किन से या टिश्यू से, और फिर कवर करता है। देयर आर नो ऑफ सब टाइप ऑफ कार्सिनोमा इंक्लूडिंग आल्सो कार्सिनोमा बेसल सेल, कार्सिनोमा स्क्वेमस सेल, कार्सिनोमा मतलब जहाँ जिस सेल में होता है उस सेल के नाम पे उसका नाम हो जाता है। फिर सार्कोमा, कैंसर दैट बिगिन इन बोन्स, मतलब जो बोन से शुरू होता है, कार्टिलेज से, फैट से, मसल से, ब्लड वेसल से, या फिर अदर कॉन्ट्रासेप्टिव और सपोर्टिव टिश्यूज से होता है, तो दैट इज सार्कोमा। फिर ल्यूकीमिया, कैंसर दैट स्टार्ट इन ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू सच एज द बोन मैरो एंड कॉजेज लार्ज नंबर ऑफ एबनॉर्मल ब्लड सेल टू बी प्रोड्यूस्ड एंड एंटर द ब्लड। तो बहुत ज़्यादा ब्लड बन जाए तो भी वो कैंसर होता है। लिम्फोमा एंड माइलोमा, कैंसर दैट बिगिन इन सेल ऑफ द इम्यून सिस्टम, जो इम्यून सिस्टम पे होगा लिम्फोमा। आपको वैसे भी चीज़ें टर्म से ही समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो आगे देखते हैं। कैंसर कैन बी ट्रीटेड बाय मैनी वेज। अब ट्रीटमेंट की बात आ गई, अब हमारे एंटी नियोप्लास्टिक की बात आ गई। कैंसर क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है, मैंने आपको सब बता दिया। तो अब चूँकि कैंसर के बारे में तो बहुत मुश्किल है, कुछ पूछा जाएगा तो 5 नंबर में केवल कैंसर पे एक नोट, तो उतना आपको मटेरियल हो गया। अब कैंसर कैन बी ट्रीटेड बाय मैनी वेज इंक्लूडिंग कीमोथेरेपी, सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी। तो कैंसर किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है इसकी बात हो रही थी। तो कीमोथेरेपी से भी, सर्जरी से, रेडिएशन थेरेपी से, या फिर जो ड्रग्स हम लोग पढ़ेंगे उनसे इसको ट्रीट किया जा सकता है। तो द एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स आर द स्पेशलाइज्ड ड्रग्स यूज प्राइमरली टू ट्रीट कैंसर, जो सबसे पहले बनाई गई थी। द फर्स्ट एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट वर यूज्ड इन 1940s विच वर मेड नेचुरली और सिंथेटिकली। द एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट कैन बी यूज अलोन इन और इन कॉम्बिनेशन, मीन्स अकेला भी यूज़ किया जा सकता है, कॉम्बिनेशन में भी अदर एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग्स के। These drugs destroy the cancer cells but have some side effect like nausea, hair loss, mouth ulcer and lowering of the blood cells। अगर मान लीजिए उन्होंने सेल्स को मारा तो भी सेल्स तो वो आपकी ही थी, तब भी प्रॉब्लम आपको होगी, तो कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स हैव डिफरेंट मोड ऑफ एक्शन एंड देयर इफेक्ट डिपेंड अपॉन साइटोटॉक्सिक एक्शन की उस तरह। साइटोटॉक्सिक मीन्स सेल को मारने वाला, तो किस तरह का है, विच इज़ सिलेक्टिव फॉर बिनाइन सेल। अब ये बिनाइन सेल की बात आई, ये मैं आगे आपको दिखाता हूँ कि क्या है ये। ठीक है, दैट इज़ रैपिडली डिवाइडिंग सेल। वैसे भी यहाँ भी एक लिखा हुआ है रैपिडली डिवाइडिंग यानी अनकंट्रोल प्रोलिफरेशन वाली कंडीशन। तो एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट जो हैं और एंटी कैंसर ड्रग जो हैं आर द ड्रग्स दैट प्रिवेंट और इनहिबिट द मैचुरेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूप्लाज्म। तो न्यूप्लाज्म के बारे में बताया था, वहाँ आपने देखा था कि अनकंट्रोल प्रोलिफरेशन हो रहा था, मैचुरेशन हो रहा था, तो उसको रोकती हैं, इनहिबिट करती हैं। द एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स ट्रेवल द बॉडी एंड डिस्ट्रॉय कैंसर सेल, ये बॉडी से कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करती हैं। मैनी ऑफ द साइड इफेक्ट एसोसिएटेड विद एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट मैंने आपको बताया, बिकॉज ट्रीटमेंट डिस्ट्रॉय द बॉडीज नॉर्मल सेल इन एडिशन टू कैंसरस सेल। जो ये साइटोटॉक्सिक एक्टिविटी होती है वो अदर सेल्स के लिए भी हार्मफुल हो जाती है। ये देखिए बिनाइन और मैलिग्नेंट, ये कई बार चीज़ें पूछी गई हैं 4 नंबर में कि राइट द डिफरेंस बिटवीन बिनाइन एंड मैलिग्नेंट कैंसर। तो ये इस तरह का है कि बिनाइन जो होता है वो आपके साथ भी रह सकता है, और मैलिग्नेंट जो है वो आपको घूसा मार के फेंक देगा तुरंत, इमीडिएटली। ये थ्योरी है जो यहाँ मैंने डायग्राम भी आपको दिया हुआ है। तो ये थ्योरी जो है इस तरह से काम करती है, ये जो मैंने बताया ये तो केवल समझने के लिए था। तो बिनाइन और नॉन कैंसरस एंड नॉट एन इमीडिएट थ्रेट टू लाइफ। ठीक है, ये इस टाइप की सेल प्रोलिफरेशन होती है जिसमें कैंसरस कम होती हैं और ये जो है इमीडिएटली लाइफ को नहीं लेती। ठीक है, माने कुछ दिन साथ चलेगा, इवन दो ट्रीटमेंट इवेंचुअली मे बी रिक्वायर्ड फॉर हेल्थ, लेकिन ट्रीटमेंट इसमें भी ज़रूरी है बिनाइन में भी। और मैलिग्नेंट जो है वो इमीडिएटली घूसा मारेगा, मतलब वो फिर डेथ ही कॉज करेगा। ठीक है, तो इन्वेसिव एंड मेटास्टेसिस भी है ये। तो इससे आपको एक आइडिया हो गया होगा इनके बारे में, अगर आप कभी पूछा जाएगा तो 4-5 पॉइंट आप लिख पाएंगे, फिर उसको पहले न्यूप्लाज्म के बारे में फिर इनके बारे में, तो इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स आर ड्रग यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। द फ्रैक्शन ऑफ ट्यूमर सेल्स दैट आर इन रेप्लिकेट साइकिल
influence their susceptibility to most counter-therapeutic agent. Rapidly dividing cells are generally more sensitive to anti-cancerous drugs, whereas non-proliferation cells, those in G0 phase, usually survive the toxic effect of these drugs. Normally, cells and tumor cells go through growth cycle. However, normal and neoplastic tissue may differ only in number of cells that are in various stages in cycle. Chemotherapeutic agents that are effective only in replicating cells. तो आपको पता है सेल डिवीज़न कैसे होता है. सेल डिवीज़न का अपना एक सेल साइकिल है और वो सेल साइकिल ही इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स का. अब हम लोग जब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे, आपका अगला लेक्चर होगा पहले क्लासिफिकेशन का और उसके बाद फिर एल्काइलेटिंग एजेंट्स होंगे, तो उसमें आप मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की स्टडी करेंगे. तो वहाँ आप क्या देखेंगे, वहाँ आप ये चीज़ें देखेंगे कि ये जो ड्रग्स हैं ये जितने सेल साइकिल में फ़ेज़ होती हैं, G1 फेज़, G2 फेज़, G0 फेज़, तो इन्हीं फेजेस पे अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करती हैं. और जो इस टाइप की सेल्स हैं जो अनकंट्रोल प्रोलिफरेट हो रही हैं, उनको जो है ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं उनके लिए इन कंपैरिजन ऑफ सही वाली जो सेल होगी वो सही सेल साइकिल को सही तरह से फॉलो कर रही होगी. और ये जो प्रोलिफरेटेड सेल्स होंगी, अनकंट्रोल प्रोलिफरेशन वाली सेल होगी, ये उस साइकिल में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी कर रही होंगी, तब तो ज़्यादा हो रही हैं. ठीक है, तो ये चीज़ें मैं आपको वहाँ बताऊँगा, बहुत अच्छे से डिटेल मैकेनिज्म समझाऊँगा. ये देखिए एक सेल साइकिल का जो मैकेनिज्म है वो मैं यहाँ थोड़ा समझाने की फिर भी कोशिश करूँगा. आपको पता है कि सेल कैसे डिवाइड होती है. सेल पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है. ठीक है, न्यूक्लियस कैसे डिवाइड होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होता है उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड से. तो न्यूक्लिक एसिड कैसे डिवाइड होता है, डीएनए रेप्लिकेशन से. तो अब बात आई डीएनए रेप्लिकेशन की. तो अगर हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन को रोकें तो वो हमारा होगा सेल को भी रोकेगा. ठीक है, तो यही आपके एल्काइलेटिंग एजेंट का एमओए होगा. मैं जब वहाँ पढ़ाऊँगा एल्काइलेटिंग एजेंट क्या है, वो आके डीएनए के जो बेसिस थे यूरेसिल और साइटोसिन वगैरह वगैरह टीजी, तो उनको एक दूसरे से मतलब जो उनका रियल होना चाहिए एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, वो पूरे बेसिस को पूरी तरह से डिसबेस कर देता है, एक दूसरे से गलत तरीके से जोड़ देता है, जिससे डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो स्टॉप हो जाता है. डीएनए रेप्लिकेशन स्टॉप तो न्यूक्लिक एसिड बनना ख़त्म, न्यूक्लिक एसिड बनना ख़त्म तो न्यूक्लियस बनना ख़त्म, न्यूक्लियस 2 बनना ख़त्म तो सेल का डिवाइड होना भी ख़त्म. ठीक है, तो ये एक छोटा सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो उस पार्ट का था वो मैंने आपको यहाँ बता दिया एल्काइलेटिंग एजेंट का. यही आप वहाँ पढ़ेंगे. तो यहाँ सारी जितनी ड्रग्स पढ़ेंगे उनका मैं मोड ऑफ एक्शन लिखा हुआ है. जैसे जो एंटी मेटाबोलाइट हैं वो यहाँ कर रहे होंगे डीएनए सिंथेसिस पे, आरएनए सिंथेसिस G2 फेज होती है आपकी. ठीक है, G1 फेज होती है अर्ली प्रोटीन सिंथेसिस, G0 रेस्टिंग फेज़ होती है. तो यहाँ ये सारी एक फ़ेज़ बनी हुई हैं. तो इसके आप एमओए चूँकि मैं अभी पढ़ा दूँगा तो तब मज़ा नहीं आएगा, इसलिए बस आप ये देख लीजिए कि कौन सी टाइप की कैटेगरी की ड्रग किस फेज पे अटैक करती है. बस बाकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैं आपको पढ़ाऊँगा जब वो ड्रग्स पढ़ाऊँगा इंडिविजुअल, सबके अपने अपने लेके आऊँगा. ठीक है, ये भी वही है, एक सेल साइकिल का ही बना हुआ है. G2 फेज, G1 फेज, S फेज, M फेज. तो S फेज में डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, G2 फेज में सिंथेसिस ऑफ सेलुलर कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर माइटोसिस. ठीक है, M फेज में माइटोटिक फेज वेयर सेल डिवाइड्स. G0 फेज क्या है, रेस्टिंग फेज होती है, आपको पता है. G1 फेज क्या है, सिंथेसिस ऑफ एंजाइम्स नीडेड फॉर डीएनए सिंथेसिस. ठीक है, तो ये आपको चीज़ें पता है. मैंने ये G0 फेज से फिर स्टार्ट हो जाता है. G0 से बनेगा G1, वहाँ एंजाइम बनेंगे, फिर S जहाँ डीएनए रेप्लिकेट होगा, फिर G2 जहाँ सिंथेसिस होगी सेलुलर कंपोनेंट्स की जो भी माइटोसिस के लिए ज़रूरी हैं, फिर माइटोटिक फेज आएगी, M फेज जहाँ सेल डिवाइड हो जाएगी, और फिर ये चली जाएगी G0 में. तो अब जो कैंसरस सेल हो रही होंगी उनमें क्या हो रहा है, वो G0 फेज में ना जाके सीधा कंटिन्यू हो रही होंगी. तो यही एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहेगा हमारा. तो हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि जो एंजाइम है इन्हें रोक पाएँ तो अच्छी बात है, फिर डीएनए रेप्लिकेशन को रोक पाएँ तो और अच्छी बात है, डीएनए रेप्लिकेशन को नहीं रोक पाएंगे तो फिर देखेंगे आगे कुछ. ठीक है, सेल साइकिल स्पेसिफिक जो ड्रग्स होती हैं, अब ये 2 तरह के क्लासिफिकेशन आएंगे, ये अगले आगे भी दिखाऊंगा मैं आपको अगले लेक्चर में जब क्लासिफिकेशन लेके आऊँगा उसमें भी. तो सेल साइकिल की स्पेसिफिक ड्रग्स कौन सी हैं, एंटी मेटाबोलाइट्स हैं, ब्लियोमाइसिन पेप्साइड्स है. ठीक है, जो बिल्कुल सेल साइकिल पे स्पेसिफिक हैं कि इस पेज पे ये, इस पेज पे. और कुछ ड्रग्स ऐसी भी होंगी जो सेल साइकिल स्पेसिफिक नहीं होंगी, जैसे एल्काइलेटिंग एजेंट जो है वो डीएनए वाले पे है तो वो कोई सेल साइकिल स्पेसिफिक नहीं है. ठीक है,
एट लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब जरूर करिएगा, तेज़ी के साथ हम लोग भागेंगे अब। तो कमेंट करिएगा अगर कोई क्वेरी हो तो। नंबर है मेरा 9140403649, तो उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, मुझसे चैट कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, मुझसे नोट्स ले सकते हैं। लाइक करिए इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो, शेयर करिए अपने दोस्तों से और मोटिवेट करिए मुझे भी कि भैया मोटिवेशन मिलेगा तो ऐसे वीडियोस और ट्रिक के साथ और इजी लैंग्वेज में लेके आऊँगा। कमेंट करिए कि मेरा एफर्ट आपको कैसा लगा, अगर कोई कमी हो तो ज़रूर बताएं, और अगर अच्छा लग रहा हो तो बताएं कि हाँ अच्छा है। ठीक है।